एनालाइजिंग डीएनए, डीएनए को एनालाइज करने की ज़रूरत क्यों है, डीएनए को एनालाइज कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालाइजिंग में क्या रोल है। स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल किया जाएगा असल में एनालाइज करने के लिए, किसी भी जानदार के मुकम्मल जीनोम को एनालाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल की जाएगी। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, ये फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे क्राइम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाएंगे। और वो डीएनए फिंगरप्रिंट्स कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो चलें पहले फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि वहाँ पर कैसे ये होगा। फ़र्ज़ कीजिए, लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें एक एक पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया, असाल्ट कर दिया एक फ़ीमेल को, ठीक है, असाल्ट किया पहले और उसके बाद क्या कर दिया, मर्डर किया। जब उसने उस लड़के को मर्डर करने की कोशिश की तो लड़की ने ख़ुद को बचाव करने के लिए उसको स्क्रैच किया। स्क्रैचिंग में क्या हुआ कि जो मर्डर करने वाला था, जो पर्सन था, उसके बॉडी के जो बाल हैं या फिर जो उसके स्किन के सेल्स हैं वो लड़की के नाखूनों में आ गए। तो पहले क्या किया जाएगा, जो फोरेंसिक्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जो स्किन के सेल्स आ गए थे उसके कहाँ पर आए थे, उसके नाखूनों के अंदर आ गए थे, उसको वहाँ से निकाला जाएगा और उसकी फिंगरप्रिंटिंग बना ली जाएगी। तो अब वो फिंगरप्रिंटिंग कैसे बनानी है वो देखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप यहाँ पर ये होगा कि जिन लोगों के ऊपर आपको शक है, जो सस्पेक्टेड हैं कि ये लोग कत्ल कर सकते हैं, इनका इस कत्ल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, तो देन उनके फिंगरप्रिंट्स बनाए जाएंगे और मैच किए जाएंगे। तो सेम इसी तरह का एक केस लेके हम फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर कुछ बनाते हैं, क्या वो मैच करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका स्टेप क्या होगा, पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंस पॉलीमार्फिज्म, यानी कि जो डीएनए होगा जो आपको कहाँ से मिला था, वो आपको उस लड़के के नाखूनों में से मिला था। हमें उस जो डीएनए है या जीनोम है उसको क्या करना है, उसके फ्रेगमेंट्स बनाने हैं। क्या करेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। तो फ्रेगमेंट्स कैसे बनाने हैं, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा एक एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब इस्तेमाल किया जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, जो डीएनए है, जो जीनोम है, उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और डिफरेंट लेंथ के बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट साइज और डिफरेंट वेट के क्या बन गए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए। इसे क्या नाम देंगे, ये जो फ्रेगमेंट बन जाएंगे हम इनको कहेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म, यानी कि मुख्तलिफ शेप के काफ़ी सारे डिफरेंट लेंथ के क्या बन चुके हैं, फ्रेगमेंट बन चुके हैं। उसके बाद जो कल वाला टॉपिक था, कल करवाया था पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम कॉपीज़ बना रहे थे, तो अब उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब आपके पास फ्रेगमेंट तो बन गए डिफरेंट लेंथ के, अब उन फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, उनकी हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर कॉपीज बनाने वाले हैं। सो हम क्या बनाएंगे, कॉपीज बनाएंगे ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स, इन फ्रेगमेंट्स की क्या बनाएंगे, कॉपीज बना लेंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है, हम इन कॉपीज को इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अब डीएनए को स्टडी कर रहे हैं, डीएनए की कॉपीज़ भी बन चुकी हैं, फ्रेगमेंट्स की कॉपी भी बन चुकी हैं। तो अगर डीएनए की मैं बात करता हूं तो डीएनए किस चीज़ से मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। अब डीएनए के अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बच्चे वहाँ पर क्या क्या होगा, एक तो उसमें नाइट्रोजिनस बेसिस आ जाएंगी, उसके साथ साथ उसमें क्या होगा, एक पेंटोज शुगर होगी, और पेंटोज शुगर उसमें होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, और साथ में होगा एक फास्फेट ग्रुप। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा फास्फेट ग्रुप की। अब जो फास्फेट ग्रुप है ना, या फास्फोरिक जो एसिड है, वो H3PO4 कुछ इस फॉर्म के अंदर डीएनए के अंदर मौजूद होता है, इस तरह से।
अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है फास्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, फास्फेट के ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है कौन सा नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पूरा फास्फेट का ग्रुप होगा या फास्फोरिक एसिड है जो कि न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है डीएनए के, उन पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अब डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब डीएनए के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, कॉपीज हमारे पास बन चुकी हैं। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस असल में एक ऐसी टेक्निक होगी जिसे हम इस्तेमाल करेंगे सेपरेट करने के लिए चार्ज्ड पार्टिकल्स को। चार्ज्ड पार्टिकल, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल डीएनए ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास लैब के अंदर और अकॉर्डिंग टू देयर साइज की बेस पे, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। क्यों आया, ड्यू टू द ऑक्सीजन ऑफ दिस फास्फेट। ओके, अब फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं मेरे पास। वो बंदा जिसने क्या किया था, जिसके जो सेल थे लड़की के नाखूनों में थे, हम क्या करेंगे उसका फ्रेगमेंट्स बना लिए। बनाने के बाद यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमें एक जेल की ज़रूरत है। ये जो मीडियम है इस मीडियम को क्या कहेंगे, जेल कहेंगे। इस जेल के किस चीज़ पर मुश्तमिल होगी, जेल एक ऐसे मैट्रिक्स परमिएबल मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होती है। इस जेल के एक साइड पे मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया है, यानी कि यहाँ पर एक साइड पे क्या मौजूद है, कैथोड है और दूसरी साइड पे है एनोड। दो इलेक्ट्रोड मैंने रखे हैं जेल के इर्द गिर्द और उन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बिकॉज स्टार्ट पे लिखा है इलेक्ट्रो, यानी कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये कैथोड आ गया, एनोड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो अब पहले आपके पास जो लड़की के का मिला है नाखूनों में से, अब यहाँ पर आपको 4 होल दिखाई दे रहे हैं टैंक के अंदर। तो इनके अंदर जेल के अंदर 4 होल हैं। इसके ज़रिए से क्या करना है, जो फ्रेगमेंट्स आपने बनाए हैं उसको डालना है। चलें जी, मैं पहले का डाल रहा हूँ यहाँ पर, जो कि लड़की के नाखूनों में से मिला था। जब उसको मैंने डाला यहाँ पर तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर वो फ्रेगमेंट्स जिनकी लेंथ कम होगी वो बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी से अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे। डीएनए के ऊपर चार्ज था नेगेटिव, एनोड है पॉजिटिव। तो डीएनए के फ्रेगमेंट किस तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। जिनका साइज कम है वो बहुत स्पीड के साथ नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे। जिनका साइज बड़ा है थोड़ा, वो ज़रा ऊपर ही इकट्ठे हो जाएंगे और इसी तरह से वो क्या बना देंगे, बैंड्स बना देंगे, डिफरेंट बैंड्स बन जाएंगे। अब ये मेरे पास बैंड्स बन चुके हैं। अब मेरे पास सस्पेक्टेड कितने थे, 3 लोग थे सस्पेक्टेड। सस्पेक्ट 1 जिसके ऊपर शक था मुझे, सस्पेक्ट 2 और तीसरा है सस्पेक्ट 3। इन तीनों के ऊपर मुझे शक है, यानी कि इन तीनों में से किसी एक ने हो सकता है कि कत्ल किया। तो अगेन इसी तरह से इनके भी क्या करेंगे, डीएनए लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको कॉपीज़ बनाएंगे पीसीआर के ज़रिए से। दैन इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आ जाएंगे। तो सस्पेक्टेड फर्स्ट, जो सस्पेक्ट फर्स्ट था, जब उसकी मैंने कॉपीज़ बना के पीसीआर के बाद इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में डाली या जेल में जब डाली तो क्या हुआ कि मेरे पास कुछ इस तरह से बैंड प्रोड्यूस हो गए, डिफरेंट बैंड्स बन गए। बयान मैंने किसका अप्लाई किया, सस्पेक्ट 2 के डीएनए के। देन मैंने किसका अप्लाई किया, देन मैं अप्लाई कर रहा हूं सस्पेक्ट 3। अब यहाँ पे देखिए, ये लड़की के जो नाखून थे वहाँ से आपको मिला था।
डीएनए, ये वो हैं, उसके बना लिए आपने बैंड्स। बैंड्स कैसे बन गए हैं? डिफरेंट बैंड्स बन गए हैं। बैंड्स बने हैं फ्रैगमेंट्स के, और फ्रैगमेंट्स थे डिफरेंट लेंथ के, और जिस फ्रैगमेंट की लेंथ कम थी वो बहुत स्पीड से एनोड की तरफ ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव कर गया, लेकिन जिसकी ज़्यादा थी वो ऊपर ही रह गया, उसने ऊपर इकट्ठे होकर क्या बना दिए? बैंड्स बना दिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो लड़की के नाखूनों में से आपको मिले थे, जिसका मर्डर हो चुका है, अब किसके साथ मैच कर रहा है? सस्पेक्ट फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा। ये देखें, सस्पेक्ट फर्स्ट के साथ बिल्कुल भी वो मैच नहीं कर रहा। बच्चे सस्पेक्ट 2 का देखें ज़रा, सस्पेक्ट 2 से मैच हो रहा है? नहीं भाई, सस्पेक्ट 2 से भी मैच नहीं हो रहा। आप सस्पेक्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, तो बच्चे ज़रा सस्पेक्ट 3 पे फोकस कीजिए। तो सस्पेक्ट 3 के जो बैंड्स हैं वो क्या हैं? सेम है। इसका मतलब है यहाँ पर क्रिमिनल कौन है? ये जो सस्पेक्ट 3 है, जो तीसरा बंदा था जिसके ऊपर आपको शक था, वही उसने ही क्या किया है? इस लड़की का क्या किया है? कत्ल किया है। तो इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, जो जिसने क्राइम किया है हम उसको पकड़ लेंगे विद द हेल्प ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए बच्चा, लास्ट टाइम जब हम आइडेंटिकल ट्विंस पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन वाले में से, वहाँ पर मैंने कहा था कि जो फिंगरप्रिंटिंग है वो मैच नहीं करती। मीन्स मैंने ये कहा था कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कभी भी किसी के सेम नहीं होते, यानी कि पेरेंट्स के भी अलग होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी अलग होते हैं। वहाँ पर बच्चे असल में फिंगरप्रिंट्स की बात की गई थी, ये वाले जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ना कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स की। अब सेकंड पर्पस की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पर्पस क्या है? पेरेंटेज, यानी कि पेरेंटेज यानी कि ये पता करना है कि इसका फादर कौन है, इस बच्चे का फादर कौन है। तो हम क्या करेंगे? पेरेंटेज फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। सेम इसी तरह से पहले हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर आप गर्ल की जगह क्या ले लें, उस बच्चे का डीएनए ले लें, क्योंकि बच्चा कैसे प्रोड्यूस होगा? जाइगोट से बनेगा। और जाइगोट को अगर आप देखते हैं, जाइगोट के अंदर जो हाफ जेनेटिक मेकअप होता है वो आएगा मदर की जानिब से और हाफ आएगा फादर की जानिब से, यानी कि जो बच्चे का डीएनए होगा वो किसी हद तक मैच करेगा अपने फादर के साथ। तो ये फिंगरप्रिंट है डीएनए का, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स और थे, ठीक है। तो उसको आपने इसके साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, अब पहले बनाएंगे ये जो जाइगोट से जो बच्चा बन गया था, जो ऑफस्प्रिंग था, क्या लेने वाला हूँ मैं इसका लूँगा डीएनए, इसका जीनोम लूँगा, उसको काटूँगा, उसकी कॉपीज़ बनाऊँगा, फिर टैंक में डालूँगा, फिर वो बैंड्स बना लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, जो फादर हैं, ठीक है, जो सस्पेक्टेड हैं पर्सन, उनका अगेन बनाऊँगा और फिर देन मैच करूँगा। तो जो उसका ओरिजिनल फादर होगा उसके साथ क्या कर जाएगा? वो मैच कर जाएगा, क्योंकि फादर का और जो ऑफस्प्रिंग है उसका क्या होगा? काफ़ी हद तक आपस में उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या हो जाएंगे? मैच करेंगे। तो इसी तरह से आप किसी भी पर्सन की जो पेरेंटेज है उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब देखिए लास्ट वन क्या है? लास्ट है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जो इंसानियत है उसकी हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि स्टार्ट देखेंगे कि आज से तकरीबन 76 एक सदी पहले 100 ईयर्स अगो, या उससे भी पहले की जो 76,000 ईयर्स अगो, वहाँ पर जो इंसान थे उनका डीएनए क्या था, अब जो हैं उनका डीएनए क्या है, प्लांट्स का डीएनए क्या है। तो ये सब कुछ हम जब स्टडी करेंगे, डीएनए किसका आपस में मैच कर रहे हैं, इनका आपस में रिलेशंस क्या हैं, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिफोर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से पहले की हिस्ट्री क्या है। तो उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है स्टेप्स के अंदर प्रोब्स का इस्तेमाल करना है। प्रोब्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे? असल में अगर मैं प्रोब की बात करता हूँ ना, तो प्रोब इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होता है? ये एक सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड होगा प्रोब। तो अब हमें इसके इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? तो असल में जब बैंड्स बनते हैं ना, तो बैंड्स बहुत ही
ज़्यादा करीब करीब बन जाते हैं। तो यहाँ तो मैंने काफ़ी फासले से बनाए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बैंड्स बनते हैं, ये बैंड बन गया, फिर इधर बैंड बन जाएगा, इधर बैंड बन जाएगा, तो इस तरह से डिफरेंट क्या बन जाएंगे, बैंड्स बन जाएंगे। तो इन बैंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनकी तशख़ीस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और इसी की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो बैंड्स बन गए हैं, उन बैंड्स को डायग्नोस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.